आज के इस लेक्चर में हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम हिंदू मैरिज एक्ट के इंट्रोडक्टरी पार्ट को, उसमें हमारी डेफिनेशंस पार्ट है, इसके अलावा एसेंशियल कंडीशंस क्या है हिंदू मैरिज के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर वॉइड और वॉइडेबल मैरिज क्या होती है। इसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है ताकि आप एक ही नज़र में पूरे एक्ट को समझ सकें। आज हमारा फोकस सिर्फ इस पर रहेगा मैरिज के संबंध में कि कौन सी मैरिज वैलिड है और उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, और वर्ड और वर्डेबल मैरिज क्या है, इनके डिफरेंसेस क्या है। तो लेट अस स्टार्ट। हिंदू मैरिज एक्ट का जो प्रसार है वो पूरे इंडिया में है। इसके अलावा जो हिंदूज है जो इंडिया के बाहर है उनके ऊपर भी लागू होता है। अब यहाँ सबसे पहला सवाल आता है, हिंदू कौन है। हिंदू मैरिज एक्ट में जो डेफिनेशंस दी है हिंदू कौन है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये हिंदू वर्ड आया कहाँ से। एक्चुअली जो हिंदू वर्ड है ये जो पर्शियन ट्रेडर्स थे उनके द्वारा यूज किया गया था, जो सिंधु रिवर थी उसके पास के रहने वाले एरिया के लोगों को, अर्थात ये एक टेरिटरी को बताता है। और सिंधु जो वर्ड है ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है रिवर, या एक जहाँ पानी का एरिया है उसको हम सिंधु कहते हैं। ये सिंधु कालांतर में हिंदू बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू जो वर्ड है ये कोई रिलीजियस वर्ड नहीं है। जैसे मुस्लिम है, क्रिश्चियंस हैं, ये एक रिलीजियस वर्ड है, लेकिन ये रिलीजियस वर्ड नहीं है। तो हिंदू मैरिज एक्ट में खास तौर से 3 तरह के लोगों को हिंदू कहा गया है। पहले तो वे लोग जो हिंदू बाय रिलीजन है, ऐसे लोग, यानी जिनके पेरेंट्स हिंदूज हैं, वे लोग इसमें आ जाएंगे। और इसके अलावा क्योंकि हिंदू जो है ये बड़ा डेवलप हुआ है, इसकी अलग अलग नेचर गई है, अलग अलग शाखाएं गई है, तो इसमें जैसे वीर शैव या लिंगायत, वे भी लोग इसमें माने जाते हैं। और जो फॉलोअर्स है जैसे प्रार्थना समाज हो गया, या आर्य समाज हो गया, या ब्रह्म समाज हो गया, वे लोग भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अतः एक पर्टिकुलर कोई वर्शिप का या कोई एक रिचुअल्स का कोई तरीका इसमें नहीं बताया गया है कि भाई इस तरह के जो लोग फॉलो करेंगे किसी रिचुअल्स को वही हिंदू होंगे, बल्कि हमने हर फॉर्म और डेवलपमेंट को उसमें इंक्लूड किया है। जो सेकंड कैटेगरी है वो बताया है कि जो जैन है, बुद्धिस्ट है, सिख है, वो भी हिंदू होंगे। और जो थर्ड वन है उसमें हमने एक्सक्लूजन बताया गया है, और ये एक्सक्लूजन उस चीज़ से आता है कि जब ये हिंदू वर्ड का यूज किया गया तो उस समय ना तो यहाँ पर क्रिश्चियंस थे, या मोहम्मडन्स थे, ना पारसी थे, ना जूस थे। तो इसलिए कहा है कि जो व्यक्ति ये नहीं है वो भी हिंदू होंगे। और हिंदू शब्द क्या है इसका बहुत ही प्रिसाइज डेफिनेशन देना बहुत मुश्किल है। इसके ऊपर कई बार कोशिश भी की गई है अच्छे डेफिनेशन देने की, लेकिन सही से इसका डेफिनेशन नहीं दिया जा सकता क्योंकि वर्ड्स इतना बड़ा है ये। और सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रशेखर के केस में हिंदू शब्द को डिफाइन करने की कोशिश की है। विस्तार से जिनको जानना है वो इस को देख सकता है। अब हम आगे चलते हैं। ये पहली नज़र में आप समझ सकते हैं कि जो मुस्लिम है, जूज है, क्रिश्चियंस है, पारसीज है, ये जो चारों जो रिलीजन है ये हिंदूज में नहीं आते हैं। अब आगे बात करते हैं कि ये जो एक्ट है ये किन लोगों पे लागू नहीं होता। ये उन लोगों पे लागू नहीं होता जो पहले हिंदू थे, या जैन थे, बुद्धिस्ट थे, सिख थे, लेकिन कन्वर्ट हो गए अदर रिलीजन में। लेकिन अगर वो रिकन्वर्ट हो गए तो लागू होगा। इसके अलावा जो शेड्यूल्ड ट्राइब है वो उनके ऊपर ये लागू नहीं होता। बाकी जितने भी हिंदूज है
इंडिया में रहने वाले हैं और इंडिया से बाहर जो रहने वाले हैं सबके ऊपर लागू होता है। मैं समझता हूँ कि आप हिंदू को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक पॉइंट और कई बार ये क्वेश्चंस उठते हैं कि एक पेरेंट हिंदू है और दूसरा नॉन हिंदू है, तो उनके बच्चे क्या होंगे, हिंदू होंगे या दूसरे होंगे? तो बहुत इसमें स्पष्ट किया गया है एक्ट में ही कि अगर बच्चों को हिंदू परंपराओं के अनुसार, अर्थात बाय रिलीजन्स की जैसे परंपरा है उसके पेरेंट्स की किसी की, या जैन के अनुसार या बुद्धिस्ट के अनुसार या सिख के अनुसार उसका ब्रॉटअप किया गया है, तो वो हिंदू होगा। और अगर उसका ब्रॉटअप इन जैसे नहीं किया गया है, जिसके तरह से किया गया है, तो फिर वो उसी तरह से माना जाएगा, या तो वो क्रिश्चियंस होगा या मुस्लिम होगा या फिर जूज और पारसी होगा। अब आगे चलते हैं कि हिंदू मैरिज जो है वो एक तरह से सैक्रामेंट है और ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हालांकि इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस भी आ गए हैं अब, लेकिन इसको सैक्रामेंट माना जाता है, दो पवित्र आत्माओं का मिलन माना जाता है। तो इसमें सेरेमनीज होती है। तो हिंदुओं में बहुत तरह की सेरेमनीज है, कोई पर्टिकुलर सेरेमनी करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि मेल की सेरेमनीज कुछ अलग है, फीमेल की सेरेमनीज कुछ अलग है, तो हम किसी की भी अडॉप्ट कर सकते हैं और उसके अनुसार हम मैरिज कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कर सकते कुछ जो है मेल साइड से ले लिया, कुछ फीमेल साइड से ले लिया और बिल्कुल कन्फ्यूजन कर दिया, तो वो सही सेरेमनी नहीं मानी जाती है। जहाँ पर सेरेमनीज में सप्तपदी का प्रोविजंस है, वहाँ पर हम क्या करते हैं कि वर और वधू को एक साथ जो है ना 7 पद उठाने होते हैं, और 7th पद जब वो उठाते हैं और कंप्लीट होता है, तो इसका मतलब है कि शादी जो है, मैरिज जब कंप्लीट और बाइंडिंग हो जाती है, उसके राइट्स ऑब्लिगेशन सब उसके साथ आ जाते हैं। अगर किसी वजह से 7th स्टेप नहीं लिया गया है तो शादी इनकम्प्लीट है और उसके ऑब्लिगेशंस नहीं आएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सब जगह 7 फेरे ही होते हो, ऐसा भी नहीं है। 7 फेरा का हम मानते हैं कि है, लेकिन जैसे सिख धर्म में है वहाँ 4 ही है, और वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब की उपस्थिति में वो जो वर वधू है वो 4 फेरे लेते हैं। तो रिचुअल्स चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो जो रिचुअल्स है जो उस कम्युनिटी में चला आ रहा है वो परफेक्टली फॉलो होना चाहिए, तभी हम उसको कंप्लीट सेरेमनी मानेंगे। अगर वो नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि भाई सही से शादी नहीं हुई। और कई बार क्या होता है कि जैसे वैसे ही एक्सेप्ट कर ले कि नहीं हमने तो शादी कर ली है और तो मेरी पत्नी मैं तेरा पति, तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार सही रिचुअल्स नहीं हुए, सही सेरेमनी नहीं हुई और वो कोई शादी नहीं हुई। अब आगे चलते हैं कि रजिस्ट्रेशंस का एक प्रोविजंस किया गया है सेक्शन 8 में कि जो शादी की गई है उसको रजिस्टर्ड करा जाए। हालांकि ये एक अभी ऑप्शनल है कि सभी शादी रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी नहीं है, लेकिन करा लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम शादी रजिस्टर्ड कराते हैं तो निश्चित रूप से उसके फ़ायदे हैं कि एक तो ये होता है कि उनकी एज सही होगी जो मेल और फीमेल हैं, दूसरा सपिंडा रिलेशनशिप में नहीं होंगे, प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं होंगे, और एक वैलिड कंसेंट भी उनकी आ जाएगी। तो ये माना जाता है कि वो बेटर फुटिंग पे होगा अगर हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं और ये सब चीज़ें चेक की जा सकती है। लेकिन किसी वजह से अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो हम ये नहीं कह सकते बस शादी इनवैलिड है। कई जगह जो है अगर रजिस्टर्ड नहीं कराई गई है तो उसके लिए पैनल प्रोविज़न भी है, जिसमें 25 रुपये तक के पैनल प्रोविजंस किए गए हैं, और स्टेट गवर्नमेंट को इसमें पावर दी गई है कि वे इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस बनाए ताकि शादी को रजिस्टर किया जा सकते, और क्या क्या प्रोसीजर्स है। और आजकल तो ऑनलाइन सब फॉर्म भी मिलते हैं और आप करा सकते हैं उसमें। और
ख़ास तौर से जो लव मैरिज के संबंध में लोग आजकल आर्य समाज में कर लेते हैं शादियाँ और फिर उसको रजिस्टर्ड कराते हैं, तो रजिस्ट्रेशन का बड़ा महत्व है। जब कपल्स बाहर जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, दिखाया जाता है, तो रजिस्ट्रेशन करा लेना ही चाहिए, अच्छा ही है सबके लिए, और अपने को एक इसका लाभ भी मिलेगा फ्यूचर में। अब आगे चलते हैं कि वैलिड मैरिज कौन सी है। कोई भी मैरिज या तो वैलिड होगी या वॉइड और या वॉइडेबल होगी। तो आज हम ये बड़े महत्वपूर्ण जो विषय है उस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 5 में एसेंशियल्स बताए हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट के जो वैलिड मैरिज है उसमें क्या क्या एसेंशियल्स हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि ये हिंदू मैरिज एक्ट है, ये सिर्फ हिंदुओं पे ही लागू होता है। अगर एक पक्षकार हिंदू नहीं है तो हिंदू मैरिज एक्ट उसके ऊपर लागू नहीं होता। तो सबसे पहले तो यही कंडीशंस हैं कि इसको लागू करने के लिए कि दोनों पक्षकार हिंदू होने चाहिए। अगर एक हिंदू है दूसरा नॉन हिंदू है तो फिर हिंदू मैरिज एक्ट नहीं लगेगा, बल्कि स्पेशल मैरिज एक्ट उनके ऊपर लागू होगा। सेक्शन 5 में 5 ग्राउंड दिए हैं एक वैलिड मैरिज के लिए। पहला ग्राउंड है कि पहले से मैरिड नहीं होने चाहिए, यानी उनके लिविंग स्पाउस नहीं होने चाहिए। जैसे वाइफ है तो उसका हस्बैंड उस समय जीवित नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर हस्बैंड शादी करना चाहता है तो उसकी दूसरी वाइफ मतलब पहली वाइफ नहीं होनी चाहिए। अर्थात ये हमारा एक्ट जो है ये मोनोगैमी को कहता है, बायोगैमी को ये वर्ड घोषित करता है। तो पहली कंडीशंस क्या हुई कि नाइदर पार्टी हैज लिविंग स्पाउस, यानी फर्स्ट मैरिज की ये बात कह रहा है, लेकिन किसी वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है स्पाउस में से तो दूसरी शादी कर सकते हैं या डिवोर्स हो जाता है। सेकंड बात आती है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज नाइदर पार्टी शैल बी इनकैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट, क्योंकि शादी एक बड़ा कमिटमेंट है और बड़ा कमिटमेंट होने के लिए कंसेंट बहुत ज़रूरी है। और कंसेंट कौन आदमी दे सकता है? जो स्वस्थ होगा मानसिक रूप से। अगर मानसिक रूप से वो व्यक्ति अनसाउंड है तो वो अपनी वैलिड कंसेंट दे नहीं सकता, इसलिए वो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। इसी तरह से अगर वो कंसेंट तो दे सकता है लेकिन एक मेंटल डिसऑर्डर इस तरह का है कि वो अनफिट है फॉर द मैरिज एंड फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चे पैदा करने के लिए, तो भी उसकी कोई वैलिड ग्राउंड नहीं होगी। तो वैलिड कंसेंट नहीं हुई, तो जब वैलिड कंसेंट नहीं हुई तो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। इसी तरह से तीसरा आता है कि उसको इंसैनिटी के अटैक आते हैं बार बार, और जब अटैक आते हैं तो निश्चित रूप से शादी में बहुत परेशानी आएगी, कैसे उसको कमिटमेंट को अपने शादी के लेकर के चलेगा। इसलिए ये भी एक वैलिड कंसेंट वो नहीं दे सकता, इसलिए ये ऐसी शादी भी वैलिड नहीं मानी जाएगी। आगे चलते हैं कि जो एज है, एज के संबंध में बताया गया है कि फीमेल की जो एज है वो कम से कम 18 साल और मेल की एज 21 साल होनी चाहिए। अगर किसी वजह से ये एज कम है तो ऐसी जो शादी है वो ना तो वॉइड होगी ना वॉइडेबल होगी। हाँ, क्योंकि एक्ट में प्रोविजंस दिए हैं और प्रोविजंस की पालना नहीं की गई है तो इसलिए इसके पनिशमेंट के प्रोविजंस दिए गए हैं। सेक्शन 18 में 2 साल तक की पनिशमेंट हो सकता है और फाइन भी लग सकता है 1 लाख रुपए तक का। तो इसको भी ध्यान में रखना है। हालांकि आगे हम जब बात करेंगे डिवोर्स में, ये एक स्पेशल ग्राउंड्स है डिवोर्स का। अगर 15 साल से पहले शादी होती है तो वो लड़की जो है फीमेल रेपुडिएट कर सकती है अपनी मैरिज को, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। अब आगे चलते हैं, इसका बड़ा महत्वपूर्ण जो आगे पॉइंट है, नॉट विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री एंड नॉट सपिंडा टू ईच अदर। अगर पार्टी विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री है तो शादी करते हैं,
तो शादी वर्ड होगी। इसी तरह अगर सपिंडा रिलेशनशिप में शादी करते हैं तो ऐसी शादी भी वर्ड होगी। इसका हम थोड़ा सा विस्तार से आगे डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं बाइगैमी की और पॉलीगैमी या पॉलिएंड्री की। सेक्शन 11 कहता है कि जो बाइगैमस मैरिज है वो वर्ड मैरिज होगी। तो वर्ड मैरिज का मतलब होता है कि नो मैरिज एट ऑल। मैरिज जो है, वर्ड मैरिज जो है, वर्ड होती है एब इनिशियो, यानी सुन्नी है शुरू से ही, वो कानून की नज़रों में कोई शादी है ही नहीं। तो सेक्शन 11 इस बारे में कहता है अगर कोई फिर भी ऐसी शादी कर लेता है जिसमें ऑलरेडी उसकी पति या पत्नी जिंदा है, दूसरी शादी करता है या तीसरी शादी करता है, तो उसके पेनल प्रोविजंस दिए हुए हैं 494 एंड 495 इंडियन पेनल कोड में। और जो बाइगैमस जो मैरिज होती है उसमें जो भी सेरेमनीज है उसमें भी एक ऑफेंस है। जो लोग उसमें सेरेमनीज कराते हैं उन पे भी ये सब पे लागू होता है, वो भी उन पे भी पनिशमेंट हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कोई शादी की कहीं बात आती है तो इस बात का ध्यान रखें कि ऑलरेडी अगर ये पति या पत्नी जिंदा है तो दूसरी शादी नहीं की जाए, या तो डिवोर्स के प्रोविजंस हैं उनकी पालना की जाए, अन्यथा जो जुडिशियल सेपरेशंस और जो प्रोविजंस अपने जो रेमेडीज जो दी हुई है उनको अपने को एडजस्ट करना चाहिए, तभी दूसरी शादी की बात करें, नहीं तो एक पेनल प्रोविजंस दिए हुए हैं। अब आगे बात करते हैं। ये एक आपके लिए इजी है, ये मोनोगैमी है, और एक से अधिक अगर पत्नी होगी तो ये पोलोगैमी आती है। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। ये क्या है? हमारे एक्ट में डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को डिफाइन किया गया है कि कौन कौन से रिश्तेदार हैं जिनसे हम शादी नहीं कर सकते। अगर हम उनके एक सर्कल है, हम ये कहेंगे कि ये लोग इसके अंदर आते हैं, अगर इसके बीच में हम शादी करते हैं तो हमारी शादी वर्ड होगी। तो स्पष्ट किया गया है इसमें कि बाय लीनियल असेंडेंट, तो लीनियल असेंडेंट जितने भी हमारे होंगे उनसे हम शादी नहीं कर सकते। लीनियर असेंडेंट्स का होता है, सपोज करिए कि एक्स है, एक मेल है और वो शादी करना चाहता है, तो वो अपने फादर, फॉर फादर, ग्रैंड फादर, इस तरह से जो भी उनके पूर्वज है उनकी उस पीढ़ी में शादी नहीं कर सकता। जैसे बाबा पोती से शादी नहीं कर सकता, फादर अपनी पुत्र वधू से शादी नहीं कर सकता, जो उसके लीनियर डिसेंडेंट्स हैं। तो इसमें इसको मना किया गया है। अब हम बात करते हैं कि जो एफिनिटी रिलेशनशिप में आते हैं, जैसे वाइफ है, जो लीनियर असेंडेंट्स की या लीनियर डिसेंडेंट की जो वाइफ्स है इसमें डिफाइन किया गया है, उनसे भी शादी नहीं की जा सकती। जैसे ब्रदर्स की वाइफ से शादी नहीं हो सकती, इसी तरह से मदर्स के जो ब्रदर है उससे शादी नहीं हो सकती, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर्स के ब्रदर से शादी नहीं हो सकती। इसके अलावा कुछ डायरेक्ट रिलेशनशिप भी बताए गए हैं। डायरेक्ट रिलेशनशिप में बहुत स्पष्ट किया गया है कि 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स के बीच में शादी नहीं हो सकती, अंकल और नीस के बीच में, आंट और नेफ्यू के बीच में, चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर और 2 ब्रदर एंड सिस्टर्स के बीच में शादियां नहीं हो सकती। अगर कोई व्यक्ति इस प्रोहिबिटेड डिग्री के बीच में शादी करता है, इनसे शादी करता है, तो ऐसी शादी वॉइड होगी और इसके लिए पनिशमेंट भी दिया गया है। सेक्शन 18 में पनिशमेंट दिया गया है 1 महीने का सिंपल इम्प्रिजनमेंट और फाइन भी 1000 रुपये तक का। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में कौन कौन लोग आते हैं, कौन कौन रिश्तेदार आते हैं। अब आगे बात करते हैं सपिंडा रिलेशनशिप क्या है।
सपिंडा रिलेशनशिप का यही मतलब है। सपिंडा का मतलब होता है पिंड, कि जो हमारे जो पूर्वज है, जैसे फादर है, उनके फादर है, फादर के फादर है, इस तरह से जो हमारी एक लीनियज जो चलती है, उसमें पिंड मतलब शरीर यानी ब्लड। जिन जिन लोगों का ब्लड हमारे उसमें आता है, यानी हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो हमारे पूर्वजों से एग्जिस्टेंस है। तो हिंदुओं में पहले जो भेंट करते थे पूर्वजों को, उनको पिंड भेंट किया जाता था। तो उस सेरेमनी के को ही हमने इसमें लिया गया है, क्योंकि जो हिंदू मैरिज एक्ट जो बना है उसमें हिंदुओं की जो सेरेमनीज है, जो उनके रीति रिवाज हैं, उसको भी ध्यान में रखा गया है। तो इसमें कहा गया है कि जो दो पर्सन जो है सपिंडा है ईच अदर्स, कब? जब वो जो है एक दूसरे के कोमल ये असेंडेंट्स है या उसके लीनियर असेंडेंट्स हैं। इसी तरह से इसमें कुछ जनरेशन्स बताई गई है कि कितने जनरेशन तक हम अपने पूर्वजों को ये मानेंगे कि ये सपिंडा रिलेशनशिप में है। तो फादर की साइड से अगर हम बात करते हैं तो वो 5 पीढ़ियों तक है, 5 जनरेशन्स है, और मदर की साइड से हम बात करते हैं तो 3 जनरेशन है। आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये एक ट्री है, इसमें जहाँ से हम बात करते हैं पर्सन कंसर्न, सपोज करो एक्स है, तो ये फर्स्ट जनरेशन है, यानी कि फादर है, ये मदर है, ये सेकंड जनरेशन है। तो फादर की साइड से ये फादर, ये फिर ग्रैंड मदर, फिर ग्रैंड फादर, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर एंड ग्रेट ग्रेट फादर। इस तरह से ये जो एक हमारा लीनियर असेंडेंट्स की जो एक ट्री है, यानी इस ट्री में हम कहीं भी शादी नहीं कर सकते, जो भी इसमें रिलेशनशिप में आएगा। इसी तरह से ये मदर है, और ये मदर की मदर यानी नानी है, नाना है, इनसे भी हम शादी नहीं कर सकते। अब आप इसको थोड़ा आगे समझेंगे, ये लीनियर असेंडेंट्स की कैटेगरी आती है। जब इनके नीचे जाएंगे तो वो लीनियर डिसेंडेंट्स होंगे, यानी ग्रेट ग्रेट मदर और ग्रेट ग्रेट फादर के जो नीचे के जो लोग हैं उनको हम कहते हैं लीनियर डिसेंडेंट्स। यानी हम ना इनसे नीचे शादी कर सकते हैं, ना इनसे ऊपर कर सकते हैं। यानी ये जो दादा है ये अपनी पोती से शादी नहीं कर सकता, और इसी तरह से जैसे फादर है तो अपने बेटे की बहू से शादी नहीं कर सकता। अब इसको और बेटर यहाँ समझते हैं कि ये जैसे एक फादर है, यानी पेरेंट्स सपोज करें मान लेते हैं, और इसके ये 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। तो एक ट्री ये बना इसका सन, फिर इसके सन्स डॉटर्स, फिर इसके सन्स एंड डॉटर्स, फिर डॉटर सन्स। इसी तरह से इसका एक सन, अभी हमने सिर्फ ये 2 को लिया है, जैसे इसमें 1 को ले सकते हैं, इसके सन, फिर इसके डॉटर सन्स, इसका किसी एक का भी ले लो। तो इस तरह से हम जाएंगे तो 5 पीढ़ी तक हमने लिया है। तो इसका जो सन है, इसी तरह से ये जो डॉटर है, ये आपस में शादी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉमन लीनियर असेंडेंट्स है डी और एस के। इसी तरह से ये जब नीचे जाएंगे उनसे भी ये आपस में किसी से शादी नहीं कर सकते। अगर कोई शादी इनमें किसी से भी करते हैं तो ये होगा प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ सपिंडा रिलेशनशिप में आ जाएंगे, और उनमें जब आएंगे तो ये शादी होगी वॉइड। अब आगे बात करते हैं कि जब हम इन सब चीज़ों को लेकर के आते हैं तो कौन कौन से रिलेशनशिप इसमें आते हैं। देखो, जब कस्टम्स एंड यूजेज है, एक एक्सेप्शंस है, किन से हम शादी कर सकते हैं, जहां कस्टम चले आ रहे हैं पहले से, यूजेज है, और वो कस्टम यूजेज ऐसे होने चाहिए कि वो बहुत टाइम से चले आ रहे हो और कंटिन्यूसली चले आ रहे हो और फॉलो किए जा रहे हो। तो ये सारे सपिंडा रिलेशनशिप में शादी कर सकते हैं, प्रोहिबिटेड डिग्री में भी शादी कर सकते हैं, और सेकंड मैरिज भी कर सकते हैं। तो उनको छोड़ देते हैं। अब इनमें कौन कौन लोग आ जाएंगे भाई? एक तो एक्चुअल जो फुल ब्लड रिलेशनशिप के जो हम बात कर रहे थे अभी, वे आएंगे, लेकिन इसके अलावा भी हाफ ब्लड, यूट्रिन ब्लड,
लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, एडॉप्टेड और बाय ब्लड जो रिलेशनशिप है वो सब के सब इसमें प्रोबेबिलिटी डिग्रीज में और सपेंडा रिलेशनशिप में आ जाएंगे। अब इसको समझते हैं कि फुल ब्लड रिलेशनशिप क्या होता है। जैसे एक हस्बैंड और एक वाइफ है, इनसे दो बच्चे पैदा हुए, एक्स और पी, तो ये आपस में फुल ब्लड की कैटेगरी में आते हैं। अगर एक हस्बैंड जो है अब दूसरा किसी वाइफ से, किसी लेडी से शादी करता है और इससे जो बच्चे पैदा होते हैं, तो जेड जो है और एक्स पी ये आपस में हाफ ब्लड रिलेशनशिप में होंगे। अर्थात एक फादर उसकी दो वाइफ से जो बच्चे होंगे वो आपस में हाफ ब्लड रिलेशनशिप पाएंगे। जिस तरह से हस्बैंड ने शादी की, इस तरह वाइफ भी शादी कर सकती। तो वाइफ अगर दूसरी शादी कर लेती है किसी दूसरे व्यक्ति से, तो उससे जो बच्चे होंगे आपस में, तो जैसे ये बच्चे आपस में एक्स पी जो है और वाई यूट्रन ब्लड रिलेशनशिप में आएंगे। तो ये लोग भी, ऐसे बच्चे भी आपस में प्रोबेबिलिटी डिग्री और सपिंडा रिलेशनशिप की कैटेगरी में होंगे। और जिनसे ये उस समय शादी, सपोज करो वाई जिन लोगों से शादी नहीं कर सकता था या कर सकती थी, इसी तरह से जेड भी, तो वो सपिंडा रिलेशनशिप में एक दूसरे से इसी तरह कनेक्टेड होंगे, प्रोबेबिलिटी डिग्री में भी आएंगे और ये शादी नहीं कर सकते। अब आगे बात करते हैं कि जो शादी हुई है वो या तो वैलिड है या वर्डेबल है। जो एसेंशियल्स हैं मैरिज के, जो 5 एसेंशियल्स हमने अभी डिस्कस किए हैं सेक्शन 5 में, उसमें एज संबंधित जो एसेंशियल्स था उसको छोड़ करके जो दूसरे एसेंशियल्स हैं उन्हीं से हम देखेंगे कि कौन से एसेंशियल्स की वजह से शादी वर्ड है और किसकी वजह से शादी वर्डेबल है। पहले बात करते हैं वर्ड मैरिज की। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि वर्ड और वर्डेबल का मतलब क्या है। वर्ड मैरिज का मतलब होता है कि नो मैरिज एट ऑल, यानी शुरू से ही कानून की नजरों में कोई मैरिज नहीं है और इसके लिए हमें कोर्ट की डिग्री भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो शादी है ही नहीं। लेकिन शादी इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें रिचुअल्स हुए थे, उसमें सेरेमनीज हुई थी, इसलिए उसको शादी तो मानेंगे, लेकिन वो वर्ड शादी होती है। एक होता है वर्डेबल शादी। वर्डेबल शादी क्या है? ऐसी जो शादी है जिसको अवॉइड किया जा सकता हो। शादी वैलिड है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रावेंशंस हुआ है उसमें, या कुछ ऐसे प्रोविजंस जो हमने एक्ट में बताए हैं उनकी पालना नहीं हुई है, तो वो ऐसी शादी वर्डेबल होगी। यानी जो एक पक्षकार चाहे तो शादी को नल एंड वॉइड घोषित करा सकता है, उसमें कोर्ट में जाना आवश्यक होता है। अगर पक्षकार कोर्ट में नहीं जाता तो शादी वैलिड है और शादी के जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं वो सब उस पर लागू होते हैं। मैं समझता हूँ आप वर्ड और वर्डेबल के संबंध में बहुत क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बात करते हैं कि इसमें 3 एसेंशियल्स आते हैं कि वर्ड मैरिज क्या है। पहला तो आता है कि अगर ये बायगैमस है, ऑलरेडी मैरिड है कपल और वो दूसरी शादी कर लेता है, तो जो ऐसी शादी होगी तो वो वर्ड होगी। दूसरा आता है कि अगर सपिंडा रिलेशनशिप में है या प्रोहिबिटेड डिग्री में आते हैं तो ऐसी शादी भी वर्ड शादी होगी और उस शादी को भी हम वर्ड मैरिज कहेंगे। और वर्ड मैरिज में उसके जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो ड्यूटीज हैं, वो सब कोई आने वाले नहीं है। जब वर्ड मैरिज होते हैं तो पार्टी पर कोई भी जो है कोई पोजीशन, कोई स्टेटस हस्बैंड वाइफ की नहीं आती। लेकिन हमारा जो सेक्शन 16 है वो कहता है कि अगर ऐसे बच्चे पैदा होते हैं तो ये बच्चे लेजिटिमेट होंगे।
अब जो लेजिटिमेसी की जो बात आती है, सपोज करिए कि किसी के ऐसे रिलेशनशिप है जो अभी शादी नहीं हुई है, इन जो प्रोविजंस जो दिए गए हैं इन प्रोविजंस में भी शादी नहीं हुई है, तो जो बच्चा उससे होगा वो इलेजिटिमेट होगा। लेकिन अगर शादी होगी तो ऐसे बच्चे लेजिटिमेट होंगे, और लेजिटिमेशंस के कारण ऐसे बच्चों को जो है, जो पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है उसमें से उसको राइट मिलने वाले होते हैं। तो ये हमारा वर्ल्ड मैरिज के संबंध में डिस्कशंस था। अब बात करते हैं वर्डेबल मैरिज के। सेक्शन 12 जो है वर्डेबल मैरिज के संबंध में बताता है, और इसमें 4 ग्राउंड्स बताए गए हैं कि वर्डेबल मैरिज के 4 ग्राउंड है। फर्स्ट ग्राउंड तो यह है कि अगर एक पक्षकार इम्पोर्टेंस है और उसकी वजह से शादी जो है कंज्यूम नहीं हुई है, कंज्यूमेशन नहीं हुआ है, तो वो एक ग्राउंड है। दूसरा ग्राउंड है इसमें कि जो सेक्शन 5 के जो क्लोज सेकंड में दिया गया है वैलिड कंसेंट के लिए। वैलिड कंसेंट में जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो सकती है, या अनफिट हो सकते हैं फॉर मैरिज एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, और थर्ड कंडीशन रिकरेंट अटैक ऑफ द इंसैनिटी। अगर वो तीनों कंडीशंस वहाँ पर है तो और फिर भी शादी हो जाती है तो वो शादी वर्डेबल होगी। एक कंडीशन आती है, क्योंकि शादी एक बड़ा कमिटमेंट है, कि इसमें वैलिड कंसेंट होना जरूरी है। अगर कंसेंट फ्रॉड और फोर्स से ली गई है तो भी ऐसी शादी वर्डेबल होगी। आगे पॉइंट आता है कि अगर रेस्पोंडेंट यानी वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट है एप्लीकेंट के अलावा किसी अन्य आदमी से, तो ऐसी शादी भी वर्डेबल शादी की श्रेणी में आते हैं। अब जो ये वर्डेबल मैरिज है, ये किस तरह से इनकी पिटीशन आ सकती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, कि जहां पर एक इम्पोर्टेंसी का एक ग्राउंड है वर्डेबल का, पार्टी चाहे तो आराम से रहे, नहीं तो कोर्ट में जाकर के उसको वर्ड घोषित करा सकता है। इसी तरह से जो वैलिड कंसेंट की बात आती है, वैलिड कंसेंट में जो इंसैनिटी ऑफ द माइंड है या मेंटल डिसऑर्डर्स है उसके आधार पे भी आ जाएगा। और जहाँ पर फोर्स और फ्रॉड की बात आती है या प्रेगनेंसी की बात आती है, इसमें टाइम दिया हुआ है कि अगर फोर्स जो है सीज हो गई है और फ्रॉड डिस्कवर हो गया है, इसके बाद विद इन 1 ईयर पिटीशन कोर्ट में लानी होगी अगर इसमें सक्सेस लेना है। इसी तरह से जहाँ प्रेगनेंसी का मैटर आता है उसमें भी विद इन 1 ईयर पिटीशन लानी होगी। लेकिन इसमें ये कंडीशंस भी है। सपोज करिए कि उसको ये पता था, हस्बैंड को पता था कि ये जो है ना वाइफ जिससे मैं शादी करना जा रहा हूँ ये ऑलरेडी प्रेग्नेंट है किसी व्यक्ति से, और फिर भी वो शादी करता है, तो वो ग्राउंड नहीं बनेगा वर्डेबल मैरिज का। और अगर उसको बाद में पता चला शादी के बाद कि ये तो भाई ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, लेकिन वो फिर भी उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो भी ये माना जाएगा कि उसने कंसेंट दे दी है और वो शादी वर्डेबल नहीं होगी। इसी तरह से हम बात करते हैं जब फोर्स और फ्रॉड की, कि अगर पार्टी फोर्स किया गया है और फिर भी फुल कंसेंट से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो वो ग्राउंड नहीं होगा शादी को अवॉइड करने का और उनकी पिटीशन खारिज हो जाएगी। तो ये पिटीशन लाने के लिए कुछ ग्राउंड्स थे। अब बात करते हैं कि वर्ड और वर्डेबल मैरिज में डिफरेंस क्या है। ये आपके लिए एक बहुत ही पहली नज़र में समझने आने वाली चीज़ है। हम इनमें 4
पॉइंट्स में डिफरेंस करेंगे स्टेटस के बारे में कि जो वर्ड मैरिज है उसमें हस्बैंड वाइफ का कोई स्टेटस नहीं आता। वर्डेबल मैरिज में फुल स्टेटस होता है जब तक शादी को नल एंड वॉइड घोषित नहीं कराया जाता। सेकंड पॉइंट आता है नुलिटी। वर्ड मैरिज में कोर्ट में डिक्री लाने की भी जरूरत नहीं होती, डिक्री के लिए मतलब फाइल करने की जरूरत नहीं होती पिटीशन, वैसे ही मैरिज नल एंड वॉइड है। लेकिन वर्डेबल मैरिज में आपको कोर्ट से नुलिटी की डिग्री लेनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट आता है मेंटेनेंस। वर्ड मैरिज में वाइफ का मेंटेनेंस का राइट नहीं है, जबकि वर्डेबल मैरिज वैलिड मैरिज होती है जब तक कि उसको घोषित नहीं किया जाते नल एंड वॉइड, और वाइफ को मेंटेनेंस का राइट है। हु मे इशू, अब ये इंपॉर्टेंट यहां पर एक हमारा क्वेश्चन है कि वर्ड और वर्डेबल मैरिज में कौन पिटीशन ला सकता है। वर्ड मैरिज में क्योंकि थर्ड पक्षकार एग्रीड होता है, उसमें ऐसा हो सकता है, सपोज करिए ए और बी मैरिड है, ए ने सी से शादी कर ली है, अब एग्रीड पार्टी बी हुई, बी जो है कोर्ट में केस ला सकती है क्योंकि एग्रीड पार्टी है। इसी तरह से कोई व्यक्ति जो प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी की है और उससे एग्रीड है या सपिंडा रिलेशनशिप में एग्रीड है, तो वहाँ पर भी वो थर्ड पार्टी या स्ट्रेंजर भी जो है वो भी एक पिटीशन ला सकता है। लेकिन जो पिटीशन आएगी वो सिविल कोर्ट में आएगी, ना कि फैमिली कोर्ट में, और वो जो है डिक्लेयर करा सकता है उसको, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोविजंस दिए गए हैं वर्ड मैरिज के, वो यहाँ पर उसको राइट नहीं है, थर्ड पार्टी को राइट उसको सिविल सूट से ही आएंगे, तो इसमें थर्ड पार्टी को सिविल सूट लानी होगी। जबकि वर्डेबल मैरिज में पक्षकार ही सूट ला सकता है, और ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एग्रीड पार्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम सूट लाएगा। अगर डेथ हो जाती है एक पक्षकार की तो फिर उस शादी को वर्ड नहीं करा सकता। जबकि जो वर्ड मैरिज है उसमें शादी जब तक चल रही है तब भी, और शादी की वजह से कोई पक्षकार की डेथ हो जाती है उसके बाद भी सूट लाई जा सकती है। एक राम प्यारी वर्सेस धर्मदास का केस है, आप इसको गो थ्रू करना, आपको इसके बारे में सब पता चलेगा कि वर्ड मैरिज में सूट कैसे लाई जाती है। आई थिंक कि आपको बहुत अच्छे से वर्ड और वर्डेबल मैरिज के सब प्रोविजंस पता चले हैं, और अभी हमने जो सब डिस्कस किया है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट किया है, सारा डेफिनेशंस आ गई इसमें। इसके अलावा जो एसेंशियल कंडीशंस ऑफ द मैरिज थी वो हमने बात की है, और कौन सी शादी वर्ड और वर्डेबल है, और किस तरह से सूट लाई जा सकती है, और क्या क्या प्रोविजंस इनके ऊपर लागू हो सकता है। आई थिंक नाउ आप सबको बहुत ये क्लियर होगा। अब ये आज का लेक्चर अब हमें यही समाप्त करना चाहिए, और दूसरे लेक्चर में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।